इस चैप्टर में हम डेरेविस को देखते हैं जो अपने महल में है। अचानक कोई उसका दरवाजा खटखटाता है और कहता है, महाराज, मैं बेनिक हूँ। बेनिक का नाम सुनकर डेरेविस कहता है, अंदर आ जाओ। बेनिक, जो ब्राइट परिवार का सबसे बड़ा बेटा है, वह डेरेविस से कहता है, पिछली बार आप जिस कागज की तलाश कर रहे थे, मैं उसे ले आया हूँ। उन कागजों के बारे में सुनकर वो पूछता है, क्या कोई ऐसा है जो इन कागजों की महत्वपूर्ण जानकारियों पर नजर रखेगा? इसके जवाब में वह कहता है, महाराज, मैंने खुद ही इसका ख्याल रख लिया है। डेरेविस ने कागज लिया और कहा, शाबाश। उन कागजों को पढ़ते हुए वह खुद से बात कर रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा डचेस ने कहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें इतना समय लगेगा। उसने बेनिक से कहा, जांच जारी रखो और सावधान रहना कि कुछ भी लीक ना हो। क्राउन प्रिंस से यह सुनकर उसने कहा, मैं समझ गया। उन कागजों को अपनी दराज में रखते समय वहां एक पेंडेंट था। उसने दराज बंद कर दी। फिर उसने उससे नोवेटा रोड के मुद्दे के बारे में पूछा और तब डेरेविस ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करने जा रहा हूं। बेनिक उलझन में पड़ गया और बोला, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने कहा था कि आप इसमें शामिल नहीं होना चाहते, क्योंकि यह आपके लिए बहुत परेशानी भरा था। दृश्य वहां से बदलता है और हम देखते हैं जहां डेरेविस ने रोजाली से एक और सौदा करने के लिए कहा। उसे पूछा, इस बार क्या है? क्राउन प्रिंस ने कहा, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। जवाब में रोजाली ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए इस तरह का सौदा करना मुश्किल होगा। क्राउन प्रिंस मुस्कुराया और बोला, इसकी चिंता मत करो डचेस, इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं होगी। दृश्य फिर से महल की ओर बदलता है और डेरेविस कहता है, मेरे अपने कारण है। दृश्य कटता है और हम रोजली को उसके कमांडर एरन के साथ देखते हैं, जहां रोजली कमांडर से नए हथियारों की जांच करने के लिए कह रही है। एरन ने कहा, जरूर, कोई समस्या नहीं। अचानक उन्होंने देखा कि एरोडिट वहां से गुजर रहा था। रोजली ने उसे बुलाया और पूछा, एरोडिट, तुम कहाँ जा रहे हो? एरन और रोजली की ओर देखते हुए एरोडिट उनकी ओर चल पड़ा। एरन ने कहा, हम लोहार के पास जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो? उनकी बातचीत देखकर रोजाली ने खुद से कहा, जब मैं राजधानी में थी तब ये दोनों वाकई करीब आ गए। अचानक एरन ने रोजाली से पूछा, क्या हमें एरोडिट को भी साथ ले चलना चाहिए? और उसने कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हें शहर घूमने का मौका नहीं मिला होगा, है ना? एरोडिट उनके साथ जाने में दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था और न ही वह उन्हें नजरअंदाज कर सकता था। अचानक रोजली आगे आई और बोली, हाँ, हमारे साथ चलो। एरोडिट उसे मना नहीं कर सका और खुद से कहने लगा, मुझे यकीन है कि काम की वजह से उसे आराम करने का समय नहीं मिला होगा, तो शायद ये उसके लिए एक तोहफा खरीदने का मेरा मौका है। स्थिति का विश्लेषण करने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दृश्य यहाँ कटता है और हम गिलबर्ट नाम के एक लोहार का घर देखते हैं, जहां वे एक एक करके हथियारों का परीक्षण करना शुरू करते हैं। क्रॉसबो का परीक्षण करते समय रोजाली ने कहा, मैं इसके स्कोप को लेकर थोड़ी निराश हूं। यह सुनकर आरन और गिलबर्ट हैरान रह गए। रोजाली उस स्कोप और उसकी सटीकता के बारे में समझाने लगी। उसने कहा, यह स्कोप अधिक सटीक होना चाहिए और अलग अलग ऊंचाइयों पर लक्ष्य के बीच की दूरी तय करने में सक्षम होना चाहिए। यह सुनकर कमांडर एरन ने कहा, लेकिन हमारे लिए उस तरह की सटीकता पाना कठिन होगा, है ना? सुनते ही रोजली ने दूसरा क्रॉसबो उठाया और लक्ष्य पर वार किया। उसने कहा, पिछले वाले की तुलना में यह अच्छा है, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उसने गिलबर्ट से पूछा, हमारे पास ऐसे कितने क्रॉसबो हैं? ये सुनकर दोनों अवाक रह गए और उसे हैरानी से देखने लगे। गिलबर्ट ने कहा, आपने जितनी मात्रा मांगी थी वह लगभग तैयार है। रोजली ने कहा, तो आरोन, मुझे एक आखिरी बार मात्रा की जांच करनी होगी कि सब ठीक है या नहीं। गिलबर्ट ने कहा, जरूर, इस तरफ आइए। जब वे गिलबर्ट के क्राफ्टिंग रूम के अंदर जा रहे थे, एरोडिट लक्ष्य बोर्ड के पास गया और बोला, अद्भुत, और वह भी उनके पीछे हो लिया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, आरोन ने रोजली के बारे में पूछा। एरोडिट ने कहा कि उसे अंदर का गर्म तापमान पसंद नहीं है। आरोन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यह इतना गर्म नहीं है। और उसने गिलबर्ट से यह भी कहा, हो सके तो जब तुम यहां हो तो एक डैगर भी बना देना। एरोडिट ने पूछा, क्या डचेस भी खंजर का इस्तेमाल करती हैं? आरोन ने कहा, आखिरकार वह खंजर चलाने में माहिर है। और फिर आरोन ने गिलबर्ट से पूछा, अब हमारे पास वास्तव में कितने क्रॉसबो हैं? गिलबर्ट और आरोन दोनों गहराई से बात कर रहे थे। उन्हें देखकर एरोडिट ने कहा, मुझे लगता है कि यह बातचीत पूरी होने में लंबा समय लगने वाला है। एरोडिट कमरे से बाहर चला गया। उसे अकेला देखकर रोजाली ने पूछा, आरोन कहाँ है? उसने कहा, वे किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें समय लगेगा। उसने उससे पूछा, तो क्या तुम शहर में घूमना चाहते हो? उसने कहा, लेकिन आरोन, रोजली ने कहा, आरोन अपना सारा काम खत्म करने के बाद हवेली चला जाएगा, चलो चलते हैं। वह जाने में हिचकिचा रहा था और बाद में मान गया और कहा, ठीक है। वे पास के स्थानीय बाजार में गए और आसपास के लोगों को देखकर एरोडिट ने कहा, मुझे खुशी है कि यहाँ के लोग काफी ऊर्जावान और शांतिपूर्ण लग रहे हैं। उसने कहा, जहां तक मुझे पता है, जब यह बेला के नियंत्रण में था तब डचेस की इस संपत्ति का व्यापार संचालन काफी अस्त व्यस्त था। आखिरकार पिछला मुखिया भी इसे ठीक से नहीं संभाल सका था। फिर उसने जवाब दिया, धन्यवाद,
व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और स्थिति सुलझ गई है। रोजेली ने एरियोड की ओर देखा और कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं बस ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि तुम इस बारे में बात क्यों कर रहे हो। एरोडेट ने समझाने की कोशिश की कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसने बीच में ही टोकते हुए कहा, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? जैसा कि मैंने कहा एरोडेट, तुम सही हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आगे बढ़ना है। अचानक एरोडेट ने कहा, सॉरी। ये देखकर उसने कहा, चलो पहले एक कप चाय पीते हैं। ये कहते हुए रोजेली ने मन ही मन सोचा, वो बहुत कमजोर दिख रहा है। दृश्य बदलता है और हम उन्हें एक कैफेटेरिया के अंदर देखते हैं। 30 मिनट पहले कॉफी के बारे में पूछने के बाद वो उसे छोड़कर कैफेटेरिया की ओर चलने लगी थी। ये देखकर एरियोडिट ने पूछा था, आप कहाँ जा रही हैं डचस? उसने जवाब दिया था, चिंता मत करो, कैफेटेरिया बस वहीं है। दृश्य वापस वर्तमान में आता है। एरियोडिट चाय पी रहा है, लेकिन वह सोच रहा है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वह डचस के सामने बैठकर चाय पी रहा है। तभी अचानक उसका ध्यान लोगों के एक समूह पर गया जो आपस में बात कर रहे थे और एक महिला को परेशान कर रहे थे। वे उसे तंग कर रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या वह उनके साथ समय बिताना चाहेगी। ये देखकर एरियोडिट ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा, कृपया इसे रोकें। उसने पूछा, क्या आप उस महिला को जानते हैं? ऐसा तो नहीं लगता। उन गुंडों में से एक ने कहा, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? एरियोडिट ने चेतावनी दी, अगर तुम नहीं रुके तो मैं नाइट्स को बुला लूंगा। गुंडे ने हमला करते हुए कहा, तुम बस उस महिला के सामने कूल बनने का नाटक कर रहे हो, मैं तुम्हारा यह चेहरा कुचल दूंगा। और उसने उसे मुक्का मारने की कोशिश की। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे।